दोस्तों, अपनी पिछली रिपोर्ट में ही आपको बताया था मुस्लिम देशों के बारे में कि मुस्लिम देशों की मर्जी के बिना इजराइल यमन के ऊपर हमला नहीं कर सकता। यमन इस वक्त काफी ज्यादा चुनौती दे रहा है इजराइल जैसे देशों को। बिना इस्लामिक देशों की मर्जी के इजराइल कुछ नहीं कर सकता। नहीं। और ये जो हमला हुआ है परसों यमन के हुतीस पर, हुदैदा में तेल डिपो पर, ईंधन डिपो पर, इसमें भी कहीं ना कहीं इन इस्लामिक देशों की मिली भगत है। लेकिन अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इजराइल ने जो हमला किया था यमन के ऊपर, उसमें हम शामिल नहीं हैं। यमन पर इजराइल के हमले में हमारी कोई भी भागीदारी नहीं थी और हम किसी भी देश को अपने उद्देश्यों के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। नहीं। क्या दोस्तों आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं सऊदी अरब की? क्योंकि सऊदी अरब का एरिया जो है वो सऊदी अरब का बॉर्डर और यमन का बॉर्डर बिल्कुल मिला हुआ है। यमन तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब और मिस्र जैसे देशों का सहारा लेना पड़ता है। और अमेरिका ने भी अपने सैन्य ठिकाने सऊदी अरब जैसे देशों में बना रखे हैं। तो क्या आपको इस बात में सच्चाई नजर आती है कि सऊदी अरब के क्षेत्र का इस्तेमाल किए बिना इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने यमन पर हमला कर दिया? वैसे अमेरिका तो मना ही कर रहा है कि हमारे लड़ाकू विमान इसमें शामिल नहीं थे, हम इजराइल के साथ हमले में ना तो शामिल थे और ना ही हमने इजराइल के इस हमले में मदद की थी। अमेरिका ने ऐसा कह दिया है। लेकिन यह बड़ी खबर है, सऊदी अरब साफ तौर से पल्ला झाड़ रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है, सऊदी अरब के कुछ सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट बाकायदा सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो यमन के हुतीस की धमकियों से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि हुतीस को इस बात का अंदेशा है कि हमने अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने दिया है इजराइल को यमन पर हमला करने के लिए, और यमन वाले धमकी दे भी रहे हैं कि जो भी इस्लामिक देश इजराइल का साथ देगा हम उस देश पर भी बमबारी करेंगे। तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो चीन और ओमान के जरिए हुतीस तक एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उनको डर है कि यमन के हुतीस हमारे ऊपर हमला ना कर दें। डर है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बात की शपथ ले रहे हैं कि इस हमले में हमारा किसी तरह का कोई भी योगदान नहीं है। साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी दूतावास से इस बात की इजाजत मांग रहे हैं कि आप हमें एक निंदा करने वाले बयान जारी करने की इजाजत दें। इजराइल ने यमन के ऊपर यह जो हमला किया है, हम इस हमले की निंदा करने वाला एक बयान जारी करेंगे। इस बात की इजाजत क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दूतावास से मांग रहे हैं। भाई आपको तो पता ही है, सऊदी अरब और तमाम ओआईसी जैसे संगठन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ निंदा ही करते हैं हर मामले पर। तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ऐसा लगता है हुतीस की धमकियों को देखकर कि अगर मैं निंदा करने वाला बयान जारी कर दूंगा तो हुतीस को ऐसा लगेगा कि सऊदी अरब तो इजराइल के हमले की निंदा कर रहा है, इसलिए सऊदी अरब शायद इस हमले में शामिल नहीं है। तो ये एक तरह का प्लान होता है निंदा करने वाला। आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, नाटो के सदस्य है तुर्की, अमेरिका का बहुत करीबी है। जब अमेरिका का तुर्की करीबी है तो जाहिर सी बात है कि इजराइल का भी बहुत ज्यादा करीबी है। कैसा कारोबार इनका अभी भी फल फूल रहा है, कैसे बेवकूफ रजब तैयब एर्दोगान दुनिया को बना रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आतंकवादी भी कह देते हैं, कड़े शब्दों में निंदा भी कर देते हैं और भी बहुत कुछ बोल देते हैं। मेरे दोस्तों, इसके पीछे की भी आप चाल नहीं समझते। जिस तरह से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इजाजत मांग रहे हैं निंदा वाले बयान को जारी करने की, इसी तरह से तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका से भी इजाजत ले रखी है। क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान मुसलमानों की नजर में हीरो हैं, लेकिन साथ इजराइल का दे रहे हैं। तो अपनी नाक बचाने के लिए इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जाते हैं जिससे इजराइल को बुरा भी नहीं लगता और ये इधर मुसलमानों की नजर में अच्छे भी बन जाते हैं। जरा चाल को समझिएगा। इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बयान जारी करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा कर रहे हैं, नेतन्याहू को शैतान बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। ये सब मिली भगत के चलते हुए होता है। खुली बात है भाई, नाटो का सदस्य है तुर्की और नाटो में सबसे ज्यादा अमेरिका की चलती है। तो तुर्की कैसे अमेरिका इजराइल के खिलाफ बात कर सकता है, कैसे उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है? सिर्फ
बड़बोली बातें इजाजत लेकर कह दी जाती हैं। आज फिर इनकी तरफ से बयान आया कि इजरायलियों को अपने नरसंहार के लिए इतने गंभीर परिणाम भुगतने होंगे कि कोई भी ऐसी क्रूरता फिर कभी पर विचार करने से रोक सके। इनका कहना है कि इजराइल जो इस वक्त कर रहा है उसको ऐसे परिणाम भुगतने होंगे कि आगे फिर इस तरह के कारनामे करने के लिए कोई भी 1000 बार सोचेगा। तो भाई परिणाम भुगतेगा कैसे इजराइल? क्या रजब तैयब एर्दोगान इजराइल को परिणाम भुगतवाएंगे? बयान आते हैं, बस बयानों से क्या होता है। पाकिस्तान के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। पाकिस्तान ने नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है और सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस बात की अपील की है कि नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित करे। पूरी दुनिया, पाकिस्तान ये आह्वान कर रहा है। दोस्तों, इजराइल ने होदैदा बंदरगाह पर जो हमला किया था, तेल के डिपो पर हमला किया था, बहुत बड़ा तेल का भंडार है। आग जब तेल में लगती है तो इतनी आसानी से नहीं बुझती है। अभी भी सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, अभी भी होदैदा में तेल के डिपो पर आग जल रही है, बुझी नहीं है। नुकसान तो काफी बड़ा इसमें हुआ है हूतीस को, लेकिन हूतीस का कहना है आप हमें समझते ही कहां हैं। हम यमनी ऐसे हैं कि हम ना तो डरते हैं और ना ही झुकते हैं। नहीं। जवाब इतना तगड़ा दिया जाएगा क्या आप याद रखोगे। अमेरिका ने इजराइल को इस बात की चेतावनी भी दे दी है कि आप तेल अबीब की सुरक्षा करें, क्योंकि यमन के हूतीस तेल अबीब पर हमला करेंगे। हूतीस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने अभी कुछ देर पहले बयान जारी करते हुए कहा था कि एलियट पर हमने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और वाकई में हमला हुआ है। एलियट बंदरगाह के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि हूतीज ने इतना बुरा हाल कर दिया है लाल सागर के अंदर कि पिछले 9 महीने में ना तो कोई जहाज इधर मुड़ा है और ना ही यहां तक पहुंचा है। सारा का सारा कारोबार इस बंदरगाह का पिछले 9 महीने से ठप पड़ा है। आपकी स्क्रीन पर यह हूतीज यानी अंसारुल्लाह मीडिया अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। ये कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान अल्लाह की शपथ लेता हूं कि क्षेत्र में एजेंटों की विफलता के बाद ज़ायोनी दुश्मन के साथ सीधे टकराव में हम बहुत खुश हैं। यह दुश्मन मूर्ख है और यमनी लोगों को नहीं समझता है। यमन वाले खुश होते हैं अगर इनके ऊपर कोई हमला करता है। ये कहते हैं कि हमें तो अब इससे सीधा लड़ाई लड़ने का मौका मिल गया है, और अब भी यही कह रहे हैं कि आपने हमारे ऊपर हमला करके हमें झुकाया नहीं है बल्कि हमारी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, कल की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के खिलाफ एक फैसला सुनाया। इजराइल ने जहां पर भी जमीनों को कब्जा करके अवैध बस्तियां बसाई हैं उनको तुरंत खाली करने का आदेश दिया। और भी कुछ बातें थी वो मैं आपको कल की रिपोर्ट में बता चुका हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले के बाद इजराइल के न्याय मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को चिंता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अब बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी ना कर दे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशंस के ही कोर्ट हैं। बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आ रही है। व्हाइट हाउस ने इजराइल के वित्त मंत्री स्ट्रोमिच और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गबिर, इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने बुधवार को इस पर चर्चा की। नेतन्याहू के वॉशिंगटन दौरे के बाद राष्ट्रपति बाइडेन इस मुद्दे पर फैसला लेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।